नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सरल रूप से प्रशासनिक शब्दावलियों को याद करने वाले हैं, समझने वाले हैं और इसके अंदर हम ए से स्टार्ट होने वाली जितनी भी प्रशासनिक शब्दावलियां या टेक्निकल टर्म्स हैं या ऑफिशियल टर्म्स हैं, उनको समझने और याद करने वाले हैं। हमारा तरीका रहेगा कि हम हर क्वेश्चन को एक हाइपोथेसिस के नाम माध्यम से याद करें और हाइपोथेसिस से हमें सरल तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब हम हमारे पहले वर्ड से। दोस्तों, ए वेट रिप्लाई या उससे पहले हम पढ़ते हैं एक हाइपोथेसिस। जब आप किसी से सवाल पूछे और वो चुप रहता है, कुछ नहीं जवाब देता, तो आप कहेंगे ए वेट रिप्लाई कर रहे हो। आप उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ए वेट रिप्लाई, उत्तर की प्रतीक्षा करें। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ होगा उत्तर की प्रतीक्षा करें। अब चलते हैं दोस्तों हमारे दूसरे वर्ड पर। दूसरे वर्ड पर चलते हैं। अगर कोई बात करनी हो तो एक ही शब्द कह दो बस। क्या कहो? वो शब्द क्या है कि ए वर्ड प्लीज। ए वर्ड प्लीज मतलब चर्चा करें। ए वर्ड प्लीज मतलब चर्चा करें। वर्ड ऐसा कर सकते हैं आप कि आपको किसी के साथ चर्चा करनी है तो बस एक वर्ड कह दो, ए वर्ड प्लीज। क्या बोलना है आपको? सिर्फ और सिर्फ ए वर्ड प्लीज। जैसे ही आपने ए वर्ड प्लीज बोला तो ठीक है भाई, वो चर्चा करने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट वर्ड पर। जब आपको किसी को जब कोई व्यक्ति है ना पुराने जूते छोड़ देता है और नए खरीद लेता है, तो हम कहेंगे उसको कि उसने अबेंडन कर दिया। क्या कर दिया? अबेंडन कर दिया। अबेंडन यानी परित्याग करना। क्या करना? परित्याग करना। और अबेंटमेंट यानी परित्याग या कमी करना। ठीक है, अब दोबारा एक हाइपोथेसिस करते हैं। कभी कभी हंसते हुए आपको शोर कम करना तो पड़ता ही होगा, कोई आ जाए तो उसे हम कहते हैं अबेटमेंट। क्या बोलते हैं? अबेटमेंट। अबेटमेंट यानी उपशमन या कमी करना। क्या बोलते हैं? अबेटमेंट यानी उपशमन या कमी करना। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं। अगर तुम लंबे समय से बोल रहे हो और बड़े बड़े शब्द बोल रहे हो तो आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा एब्रीविएशन। क्या करना होगा? एब्रीविएशन। जैसे टीम टाइम का हो गया टीटी। क्या हो गया? टीम टाइम का टीटी। आपको क्या करना होगा? एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मतलब संक्षेपण करना। क्या करना? संक्षेपण करना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों। राजा अगर अपना पद छोड़ दे या राजा अपना ताज छोड़ दे तो उसे हम कहते हैं एब्डिकेशन हो गया। क्या कर दिया राजा ने? उसने एब्डिकेशन कर दिया। एब्डिकेशन यानी पद त्याग होता है दोस्तों। क्या होता है? पद त्याग होता है। एब्डिकेशन यानी पद त्याग होता है। जब किसी आपको पता है कि हमारे प्रशासन के अंदर हमेशा से ऐसा होता है, जब किसी फैसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं अभियंस। क्या बोलते हैं हम? अभियंस। अभियंस का मतलब होता है आस्थगन। क्या बोलते हैं हम? अभियंस को बोलते हैं आस्थगन। ठीक है, अभियंस को क्या बोलते हैं? आस्थगन। एबनॉर्मल। ठीक है, या जब चीजें आपके अनुसार नहीं होती, जैसे आपने इंसान को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा तो आप कहेंगे कि ये तो एबनॉर्मल स्थिति है। ठीक है, एबनॉर्मल मतलब असामान्य। इसका टेक्निकल टर्म क्या हो गया? असामान्य। क्या हो गया इसका टेक्निकल टर्म? असामान्य। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नए हाइपोथेसिस पर। अगर तुम बोरिंग क्लासों को छोड़ देते हो तो तुमने क्या किया है? उन क्लासों का एबोलिशन किया है। क्या किया है? अबोलिशन किया है। अबोलिशन का मतलब होता है उन्मूलन या समाप्ति। क्या क्या होता है? उन्मूलन या समाप्ति। ठीक है, फिर अब जब हम बात करें, अगर आपको कुछ चीजें ऊपर से नीचे से और ऊपर तक समझनी हो तो अबाउ साइड कहेंगे आप। क्या कहेंगे? अबाउ साइड मुझे समझा दीजिए। अबाउ साइड यानी होता है दोस्तों उपर्युक्त। क्या होता है? उपयुक्त। अबाउ साइड यानी उपर्युक्त। ठीक है, अबाउ साइड। अब दोस्तों जब हम कोई बात पहले से ही कह दी तो हम उसे कहते हैं अबाउ मेंशन। क्या बोलते हैं? अबाउ मेंशन। अबाउ मेंशन को आप बोल सकते हैं ऊपर उल्लिखित। क्या बोल सकते हैं? ऊपर उल्लिखित। अबाउ मेंशन। मैंने आपको यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ है, आसानी से याद कर सकते हैं। अब एक चीज और कल्पना कीजिए, जब तुम्हारा प्रदर्शन अच्छे से भी ऊपर हो तो हम क्या कहेंगे? अबाउ पर है आपका परफॉर्मेंस। क्या है आपका?
परफॉर्मेंस अबव पर है। अबव पर मतलब औसत से ऊपर, क्या है आपका, औसत से ऊपर। अब दोस्तों लंबे शब्दों को अगर आपको छोटा करने की जरूरत पड़े, तो लंबे शब्दों को छोटा करने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं एब्रीज। लंबे शब्दों को छोटा करने के लिए एब्रीज करना बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी है, एब्रीज करना जरूरी है। एब्रीज, एब्रीज का मतलब टेक्निकल टर्म में होता है संक्षेपण, संक्षेप करना, संक्षेप करना, ठीक है। एब्रीज यानी संक्षेप करना। ये सीईटी 2024 के अंदर आया हुआ है दोस्तों, 23 अक्टूबर वाली शिफ्ट के अंदर। अगर तुम स्कूल नहीं गए तो तुम्हें क्या देनी होगी, एब्सेंटी स्टेटमेंट देना होगा। क्या देना होगा, एब्सेंटी स्टेटमेंट देना होगा। और एब्सेंटी स्टेटमेंट का ऑफिशियल टर्म होता है अनुपस्थिति विवरण। क्या होता है, एब्सेंटी स्टेटमेंट का होता है अनुपस्थिति विवरण। जब तुम पूरी किताब का सार निकाल लेते हो दोस्तों, तो आप कहेंगे इसको आपने क्या कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। क्या कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। एब्स्ट्रैक्ट यानी होता है सार। क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है सार। जब चीजों का लगातार दुरुपयोग किया जाता है ना, तो दोस्तों उसे हम कहते हैं अब्यूज करना। कि आप कोई भी चीज का क्या कर रहे हो, अब्यूज कर रहे हो। अब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग। क्या होता है, दुरुपयोग। अब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग। पढ़ाई और स्कूल के काम जब हम करते हैं तो वो होते हैं सारे काम एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब हो गया सब कुछ पढ़ाई से जुड़ा हुआ मामला। एकेडमिक का ऑफिशियल टर्म की जब हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं शैक्षणिक। शैक्षणिक, क्या बोलते हैं एकेडमिक को, हम शैक्षणिक। अब दोस्तों जब कॉलेज के टीचर और छात्र दोनों मिलकर आपस में चर्चा करते हैं तो वो क्या कहलाती है, एकेडमिक काउंसिल। क्या कहलाती है, एकेडमिक काउंसिल। और एकेडमिक काउंसिल को हम टेक्निकल टर्म या ऑफिशियल टर्म के अंदर कहते हैं विद्या परिषद। क्या बोलते हैं, विद्या परिषद। अब दोस्तों हम चले हमारे नए वर्ड पर और नई हाइपोथेसिस के साथ स्टार्ट करते हैं। नई किताबों का खजाना जिस वर्ष से शुरू हो जाता है उसे कहते हैं हम एकेडमिक ईयर। क्या बोलते हैं, एकेडमिक ईयर। और एकेडमिक ईयर को परिभाषिक रूप में कहते हैं हम शैक्षिक वर्ष। क्या बोलते हैं, शैक्षिक वर्ष। अकेडमी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो जहां ज्ञान और जानकारी का खजाना होता है उसे कहते हैं हम अकेडमी। और अकेडमी को हम ऑफिशियल टर्म के अंदर कहते हैं अकादमी। क्या बोलते हैं, अकादमी। अब दोस्तों अगर तुम किसी टीम में और शामिल हो तो तुम क्या कहोगे, एक्सीड कर रहे हो। एक्सीड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसे मान रहे हो उस टीम को। क्या कर रहे हो, एक्सीड कर रहे हो। एक्सीड का मतलब होता है दोस्तों मान लेना या सम्मिलित होना। ठीक है, मान लेना या सम्मिलित होना एक्सीड का मतलब है हमारा। एक्सीड का मतलब क्या हो गया हमारा, मान लेना या सम्मिलित होना। तो अब चलते हैं दोस्तों हमारे नए वर्ड पर और नई हाइपोथेसिस से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने गाड़ी तेज दौड़ा रहे हो तो आप कुल मिला के उसमें क्या कर रहे हो, गाड़ी के त्वरण बढ़ा रहे हो। त्वरण को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, गाड़ी तेज दौड़ने लगे तो आप सीधी सी बात कर रहे हो एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। ये एसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे नए पॉइंट की। देखो दोस्तों अगर तुम हर जगह पसंद किए जा रहे हो तो सीधी सी बात है कि तुम एक्सेप्टेबिलिटी वाले हो, यानी तुम सबको स्वीकार्य हो। क्या हो, तुम सबको स्वीकार्य हो। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब ऑफिशियल टर्म के अंदर होता है तो हम कहेंगे स्वीकार्यता। क्या कहोगे, स्वीकार्यता। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब स्वीकार्यता। अब दोस्तों एबिलिटी यानी होती है योग्यता ऑफिशियल टर्म के अंदर। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस की जब हम बात करते हैं दोस्तों, इसका एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि आप आए और आपको मैंने आपकी चाय बनाई और चाय बनाकर आपने की तारीफ, तो उसमें तुम्हारा क्या था, तुमने मेरी बनाई हुई चाय को क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली। और एक्सेप्टेंस यानी तुम्हारा वो क्या कहलाएगा, एक्सेप्टेंस। अर्थात तो तुमने क्या दे दी, उसकी स्वीकृति दे दी। एक्सेप्टेंस का ऑफिशियल टर्म हो गया स्वीकृति प्रदान करना या स्वीकृति। ठीक है। अब दोस्तों एक और हाइपोथेसिस कीजिए, अगर आप फोन के साथ एक्स्ट्रा चार्ज, केबल और एक हेडफोन भी खरीद लाते हैं तो ये सब आपने जो खरीदा ना, ये आपको सब चीजें होगी एसेसरीज। क्या होगी, एसेसरीज। और एसेसरीज को हम ऑफिशियल टर्म के अंदर क्या कहते हैं, उपसाधन या अतिरिक्त। क्या बोलते हैं, उपसाधन या
अतिरिक्त। जब तुम्हारे सामने कुछ अचानक गिर जाए तो वो क्या कहलाएगा? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को हम कहेंगे संयोग। एक्सीडेंट को हम ऑफिशियल टर्म के अंदर कहेंगे क्या? संयोग या दुर्घटना। जब दोस्तों एक और हम हाइपोथेसिस करते हैं, अगर तुमने किसी से सहमति जताई हो तो तुम क्या कर रहे हो? वास्तव में उसके साथ क्या कर रहे हो? अकॉर्ड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अकॉर्ड कर रहे हो, यानी समझौता किया है आपने। अकॉर्ड यानी समझौता। अकॉर्ड का ऑफिशियल टर्म क्या हो गया? समझौता या अनुकूल होना। समझौता या अनुकूल होना। ठीक है दोस्तों, अब नए हाइपोथेसिस पर चलते हैं। जो कुछ हुआ हो उसी के हिसाब से काम करना क्या कहलाता है? अकॉर्डिंगली। भैया तुमने जो पहले जैसा हुआ उसके अनुसार काम करो तो वो कहलाएगा अकॉर्डिंगली, यानी तदानुसार। अकॉर्डिंगली यानी अकॉर्डिंगली का हमारा ऑफिशियल टर्म हो गया या टेक्निकल टर्म हो गया दोस्तों तदानुसार। अब अकाउंट की बात करें दोस्तों, तो अकाउंट या हम वही हाइपोथेसिस वाला तरीका रखते हैं, उसमें आसानी से याद हो सकता है। अगर तुम सभी खर्चों का हिसाब रखते हो तो तुम्हारा अकाउंट क्या है? सही है। क्या है तुम्हारा अकाउंट? सही है। और अकाउंट का ऑफिशियल टर्म होता है लेखा, खाता या हिसाब। क्या होता है? लेखा, खाता या हिसाब अकाउंट का। अब दोस्तों जब तुम खर्चों का सही तरीके से कैटेगराइजेशन कर देते हो ना, तो तुम अकाउंट हेड में आ जाते हो। क्या आ जाते हो? अकाउंट हेड में। तो अकाउंट हेड का ऑफिशियल टर्म होता है दोस्तों लेखा शीट्स। अकाउंट हेड का ऑफिशियल टर्म हो गया लेखा शीट्स। अब दोस्तों चलते हैं हम नए पॉइंट पर। अकाउंटेबिलिटी या वही हाइपोथेसिस के तरीके से, अगर तुमने किसी काम की जिम्मेदारी ली है तो तुम कहोगे कि तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है। तुम्हारी जिम्मेदारी लेने से ही क्या बढ़ गई है? तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है। अकाउंटेबिलिटी को हम बोलते हैं दोस्तों ऑफिशियल टर्म के अंदर जवाबदेही या उत्तरदायित्व। अकाउंटेबिलिटी का परिभाषिक शब्दावली के अंदर अर्थ क्या होगा? उत्तरदायित्व या जवाबदेही। अगर तुम दोस्तों रोज पैसा बचाते हो तो तुम क्या कर रहे हो? वास्तव में पैसा अक्रू कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अक्रू यानी धीरे धीरे संचित कर रहे हो। अक्रू यानी होता है दोस्तों प्रोद्भूत होना या संचित होना। क्या होना? प्रोद्भूत होना या संचित होना। ठीक है। जब तुम बिना गलती के सही जवाब दे देते हो तो तुम्हारी क्या है? एक्यूरेसी है भाई। ये तुम्हारी क्या कहलाएगी? एक्यूरेसी कहलाएगी। और एक्यूरेसी का ऑफिशियल टर्म क्या क्या होगा दोस्तों? यथार्थता या शुद्धता। यथार्थता या शुद्धता। अगर तुम पर गलत आरोप लगते हैं तो दोस्तों गलत आरोप अक्यूसेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अक्यूसेशन। आरोप के लिए आपको कहा जाता है? जाना होता है सेशन कोर्ट में। कहा जाना होता है? सेशन कोर्ट में। ऐसे याद कर सकते हैं, एक टेक्निकल टर्म से मैंने आपको यहाँ हिंदी फोनेटिक्स दिया है जहां से आप याद आसानी से याद कर सकते हैं। अक्यूसेशन का मतलब होता है अभियोग। अक्यूसेशन का मतलब होता है अभियोग। क्या होता है? अक्यूसेशन यानी अभियोग चलाना। अभियोग चलाना नहीं, केवल अभियोग, अक्यूसेशन। अब दोस्तों जब तुम किसी पर आरोप लगाते हो तो तुम सामने वाले को क्या कर रहे हो? अक्यूज कर रहे हो। अक्यूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अक्यूज। अक्यूज यानी होता है अभियोग लगाना। क्या होता है? अभियोग लगाना। तो ये दोनों ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत दोनों मोस्ट हैं, कई बार आ सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं हमारे एक नए हाइपोथेसिस पर। जब तुम किसी की मदद को मानते हो या उसकी सराहना करते हो तो तुम क्या कर रहे हो? उसे एक्नॉलेज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एक्नॉलेज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? और एक्नॉलेज का ऑफिशियल टर्म होता है अभिस्वीकार करना या मानना। एक्नॉलेज का मतलब होता है अभिस्वीकार करना या मान लेना। अब दोस्तों चलते हैं हमारे नए पॉइंट पर। दोस्तों जब अगर आपको कोई चीज मिल जाए और तुम उसका प्रमाण दे दो तो तुम क्या कहलाओगे? एक्नॉलाइजमेंट कहलाओगे। वो एक्नॉलाइजमेंट का ऑफिशियल टर्म की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों उसे कहते हैं हम पावती या प्राप्ति सूचना। ठीक है। पावती ये बहुत मोस्ट है दोस्तों, कई बार आया हुआ है। एक्नॉलेजमेंट यानी पावती होता है। अगर तुम एक हाइपोथेसिस और, अगर तुम कुछ नया हासिल करना है तो तुम कहोगे कि एक्वायर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एक्वायर कर रहे हो। जैसे तुमने नई किताबें एक्वायर की, तो एक्वायर का मतलब होता है ऑफिशियल टर्म में अवाप्त करना या अर्जन करना। क्या करना? अवाप्त करना या अर्जन करना। अब दोस्तों आपको पता है कि सरकार कई बार कई जमीनें अपने
हिस्से में ले लेती है, तो उसे कहते हैं हम एक्वासीजन ऑफ लैंड। क्या बोलते हैं हम उसे? एक्वासीजन ऑफ लैंड। और उसे ऑफिशियल टर्म के अंदर कहेंगे एक्वासीजन ऑफ लैंड को भूमि अवाप्ति करना। भूमि अवाप्ति करना, ठीक है। एक्ट इन फोर्स की जब हम बात करते हैं दोस्तों, जब कानून लागू होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? एक्ट इन फोर्स। अर्थात एक्ट इन फोर्स मतलब कार्यवाहक या कार्यकारी, ठीक है, कार्यवाहक या कार्यकारी। अब दोस्तों चलते हैं हमारे नए हाइपोथेसिस पर। एक्शन, अगर तुम कोई काम किया है तुमने, तो तुमने क्या किया है? वास्तव में एक्शन लिया है। क्या लिया है? एक्शन लिया है। एक्शन का ऑफिशियल टर्म होता है दोस्तों कार्यवाही करना। क्या करना? कार्यवाही करना। अब चलते हैं दोस्तों नए पॉइंट पर। जब कोई कदम उठाया जाता है तो उसे एक्शन टेकन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन टेकन यानी कार्यवाही की गई। एक्शन टेकन यानी कार्यवाही की गई। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नए पॉइंट पर, जो कि हम 44 वर्ड अब तक पढ़ चुके हैं सरल तरीके से। अब वापस वही हाइपोथेसिस करते हैं। कभी कभी तुमने अलग अलग काम किए हैं, तो वो अलग अलग काम करना है ना, वो सब क्या कहलाएगी? एक्टिविटीज कहलाएगी, यानी कामों की लिस्ट। एक्टिविटीज यानी क्रियाकलाप या गतिविधियां। ऑफिशियल टर्म के अंदर इनका होता है क्रियाकलाप या गतिविधियों को ऑफिशियल टर्म के अंदर क्या कहेंगे? एक्टिविटीज कहेंगे। अगर दोस्तों तुम किसी काम को बिना पहले प्लान करते हो, तो वो जो पहले काम किया है, बिना प्लान किए जो आपने काम किया है, वो क्या कहलाएगा? एडहॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडहॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडहॉक का ऑफिशियल टर्म होता है या परिभाषिक शब्द होता है तदर्थ। एडहॉक यानी तदर्थ। एडहॉक यानी तदर्थ। अब चलते हैं दोस्तों एक नए पॉइंट पर। जो दोस्तों जब हम एडिशनल की बात करते हैं, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त। क्या होता है? एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त। एडिशनल मतलब अतिरिक्त चीजें आपको जोड़ना। अब दोस्तों जब कोई आप पत्र किसी को भेजते हो, तो पत्र भेजने वाले को जो आपको पत्र भेजा है, वो भेजते हैं, वो आपको कहलाते हैं एड्रेसी यानी पत्र प्राप्तकर्ता। ठीक है, जिसको आपने भेजा वो पत्र प्राप्तकर्ता कहलाएगा और उसे हम कहते हैं एड्रेसी। एड्रेसी का मतलब होता है पाने वाला या प्रेषिती। पाने वाला या प्रेषिती, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपने किसी चीज को गोंद लगाकर चिपका दिया, तो गोंद लगाकर चिपका देना क्या कहलाएगा? एडहेसिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडहेसिव कहलाएगा। और एडहेसिव को हम ऑफिशियल टर्म के अंदर क्या कहते हैं? एडहेसिव को हम कहते हैं ऑफिशियल टर्म के अंदर चिपकाने वाला या आसंजक। क्या बोलते हैं हम? चिपकाने वाला या आसंजक। ये मैंने आपको फोनेटिक्स दिया हुआ है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर कोर्ट की सुनवाई बीच में रुक जाए, तो हम कहेंगे उसे हम क्या किया है? एग्जर्न किया है। क्या किया है? एग्जर्न किया है। एग्जर्न का मतलब स्थगित करना या रोकना। क्या होता है? स्थगित करना या रोकना, ठीक है। अगर कोई बैठक अनिश्चित समय के लिए स्थगित करती जाती है, तो एजन साइडाई कहा जाता है। एजन साइडाई कहा जाता है। एजन साइडाई का मतलब होता है दोस्तों अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना, ठीक है। अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना एजन साइडाई कहलाता है, ठीक है। अब दोस्तों अगर किसी मुद्दे पर और समय चाहिए, तो एग्जर्नमेंट मोशन लाया जाता है। क्या लाया जाता है? एग्जर्न मोशन लाया जाता है। एग्जर्नमेंट मोशन का ऑफिशियल टर्म या टेक्निकल टर्म की जब हम बात करते हैं, तो स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। क्या बोला जाता है? उसे स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। जब दोस्तों जब चीजों को सही से फिट किया जाता है ना, तो उसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट। क्या कहा जाता है? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट को हम ऑफिशियल टर्म के अंदर क्या बोलते हैं? समायोजन। क्या बोलते हैं? समायोजन। एडजस्टमेंट को बोलते हैं समायोजन। क्या बोलते हैं? समायोजन, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम नए हाइपोथेसिस पर आते हैं। अगर तुम स्कूल में किसी काम का जिम्मा लिया है, तो तुम वास्तव में उन चीजों को क्या कर रहे हो? वहां एडमिनिस्टर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एडमिनिस्टर कर रहे हो, यानी प्रशासन कर रहे हो। एडमिनिस्टर का मतलब हो गया दोस्तों प्रशासन करना। प्रशासन करना, देना या दिलाना। एडमिनिस्टर का मतलब प्रशासन करना, देना या दिलाना ऑफिशियल टर्म के अंदर। जब जब किसी को शपथ दिलाई जाती है दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं एडमिनिस्टर ओथ। क्या बोलते हैं? एडमिनिस्टर ओथ। एडमिनिस्टर ओथ मतलब होता है शपथ दिलाना। क्या होता है? एडमिनिस्टर ओथ मतलब शपथ दिलाना।
जब किसी ऑफिस या सरकार के जो सारे काम होते हैं दोस्तों, वो कहलाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कहलाते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को हम ऑफिशियल टर्म के अंदर क्या कहते हैं? प्रशासन। क्या कहते हैं? प्रशासन कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, जब हम किसी काम की कोई मंजूरी दी जाती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या बोलते हैं? हम उसे क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अर्थात प्रशासनिक अनुमोदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रशासनिक अनुमोदन कहते हैं। अगर सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए आपको अगर उस पर नियंत्रण रखना है तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल होता है, वो क्या कहलाता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल होता है। क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल होता है अर्थात प्रशासनिक नियंत्रण होता है। दोस्तों अब चलते हैं हम एक नई हाइपोथेसिस पर। जब सब कुछ आराम से चल रहा हो तो उसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कन्वीनियंस। मैंने आपको इसका फोनेटिक्स दिया हुआ है यहां पर, यहां से आप याद कर सकते हैं आसानी से। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कन्वीनियंस होता है दोस्तों प्रशासनिक सुविधा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कन्वीनियंस होता है प्रशासनिक सुविधा। अब बात करें, अगर कुछ प्रशासन में सुधार लाता है तो हम उसे कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिफॉर्म्स। दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिफॉर्म्स का ऑफिशियल टर्म होता है प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार। अब दोस्तों जब किसी संस्था के कोई काम सही तरीके से सेटिंग से चलते हैं या सुव्यवस्थित रूप से चलते हैं तो उसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेटअप। क्या बोलते हैं हम? उसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेटअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेटअप अर्थात इसका टेक्निकल टर्म हो गया प्रशासनिक व्यवस्था। अब दोस्तों एक और नया वर्ड हमारे पास, अगर सिस्टम सही व्यवस्था से चल रही है कोई भी प्रशासन के अंदर तो हम उसे कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अर्थात प्रशासनिक पद्धति। क्या बोलेंगे हम उसे? प्रशासनिक पद्धति। अब चलते हैं दोस्तों, अगर दोस्तों कोर्ट में आपका कोई सबूत स्वीकारा गया तो एडमिसिबल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? एडमिसिबल कहलाता है। क्या कहलाता है? एडमिसिबल। एडमिसिबल का मतलब होता है ग्राह्य या स्वीकार्यता। ग्राह्य या स्वीकार्यता। ADMISSIBLE मीनिंग का ध्यान रखना है। एडमिसिबल। एडमिसिबल। एडमिट आपको पता है, अगर आपको किसी ने पार्टी में या आपको किसी एग्जाम में एडमिट कार्ड मिला है तो वहां से आप याद कर सकते हैं कि आप उस संस्था के द्वारा स्वीकार करना या अंदर लेना या प्रविष्ट करने की बात करते हैं। एडमिट यानी इसका ऑफिशियल टर्म हो गया स्वीकार करना, अंदर आने देना या प्रविष्ट करना। अगर मौसम आपके खिलाफ है या हालात आपके खिलाफ है तो कैसी स्थितियां हैं? वो एडवर्स हैं। एडवर्स हैं आपके। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल। अगर तुम कुछ शपथ पर कह दो तो वो क्या कहलाएगा? एफिडेविट। एफिडेविट यानी हलफनामा। एफिडेविट यानी हलफनामा। एफिडेविट को ऑफिशियल टर्म के अंदर कहते हैं हम शपथ पत्र या हलफनामा। शपथ पत्र या हलफनामा। जो कुछ पहले कहा गया हो वो अफोरोसिड कहलाता है। अफोरोसिड कहलाता है यानी पहले से किए हुए शब्दों को दोहराना अफोरोसिड कहलाता है। अफोरोसिड मतलब पूर्वोक्त या उपर्युक्त। पूर्वोक्त या उपर्युक्त कहलाता है दोस्तों। अब एजेंडे की बात करें दोस्तों, किसी मीटिंग का पहले से ही आपको प्लान बताना हो तो वो आप कहलाएंगे एजेंडा बना रखा है आपने। क्या बना रखा है? एजेंडा। और एजेंडे को हम बोलते हैं कार्य सूची। क्या बोलते हैं? कार्य सूची। जो खेत और जमीन से जुड़ा मामला हो वो क्या कहलाता है? एग्रीरियन कहलाता है। एग्रीरियन कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्रीरियन यानी कृषि भूमि कहलाता है। एग्रीरियन यानी कृषि भूमि कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषि भूमि। अगर तुमने किसी की बात मानी है या यथासंभव सहमति दे दी है तो वो एग्री एज सजेस्टेड है। क्या है वो? एग्री एज सजेस्टेड है। क्या है? एग्री एज सजेस्टेड है। क्या है दोस्तों? वो एग्री एज सजेस्टेड है। क्या है? अब दोस्तों एग्री एज सजेस्टेड यथा अनुरूप सहमति इसका ऑफिशियल टर्म होता है। जब तुम किसी के साथ सहमति बनाते हो तो वास्तव में तुम क्या जाते हो? एग्रीड हो जाते हो। अर्थात एग्रीड का मतलब हो गया सहमत हूं। क्या हूं? सहमत हूं। एग्रीड यानी सहमत हूं। अब दोस्तों अगर तुमने किसी से वादा किया है और आप दोनों सहमत हो गए तो ये दोस्तों वास्तव में कहलाता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है अनुबंध या करार। क्या होता है? अनुबंध या करार। ठीक है, एग्रीमेंट का मतलब ये होता है। एग्रीगेट यानी होता है दोस्तों औसत। क्या होता है? एग्रीगेट यानी होता है औसत।
एग्रीगेट, अगर तुम चीजों को जोड़कर औसत निकालते हो तो वास्तव में तुम क्या करते हो, एग्रीगेट करते हो। अलावेंस की जब हम बात करें दोस्तों, या पहले वो हाइपोथेसिस से ही करते हैं, वही हमारा सही तरीका है याद करने का। अगर तुम सरकार या कंपनी तुम्हें कुछ खर्च देती है तो वो वास्तव में क्या है दोस्तों, अलावेंस है। अलावेंस है, क्या है, अलावेंस है। अलावेंस यानी वो ऑफिशियल टर्म के अंदर होता है भत्ता। क्या होता है, भत्ता। और सैलरी यानी होता है वेतन। जब किसी चीज का कुल हिसाब किया जाता है दोस्तों तो वो कहलाता है अमाउंट। क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। अमाउंट का जब ऑफिशियल टर्म की जब हम बात करते हैं, राशि, मात्रा या परिणाम। राशि, मात्रा या परिणाम क्या है दोस्तों, राशि, मात्रा या परिणाम। अमाउंट डिस्पोजिट, डिपॉजिट, डिपॉजिट, वही हम उसी तरीके से याद करते हैं दोस्तों, उस तरीके से याद होना आसान है। अगर तुम बैंक में पैसे जमा कराते हो तो अमाउंट डिपॉजिट है, वो डिपॉजिटेड है दोस्तों। वो क्या है, अमाउंट डिपॉजिटेड है। अमाउंट डिपॉजिट का मतलब हो गया दोस्तों जमा राशि। क्या हो गया, जमा राशि। ऑफिशियल टर्म के अंदर हो गया जमा राशि। अगर आपको किसी से पैसे वसूलने हैं तो वो जो पैसे वसूलना है वो कहलाएगा अमाउंट आउटस्टैंडिंग। अमाउंट आउटस्टैंडिंग यानी बकाया राशि। क्या होता है दोस्तों, बकाया राशि। अगर तुम बैंक से पैसे निकालते हो तो वो अमाउंट विथड्रॉन है। क्या है वो, अमाउंट विथड्रॉन है। क्या है, और अमाउंट विदड्रॉल का मतलब होता है दोस्तों आपके द्वारा निकाली गई राशि, ऑफिशियल टर्म के अंदर निकाली गई राशि। जो दोस्तों मुख्य काम के साथ अगर कोई चीज जुड़ी हुई है, आपने एक काम किया और उसके साथ एक और काम जुड़ा हुआ है तो एंसिलरी कहलाता है वो दोस्तों। क्या कहलाता है, एंसिलरी कहलाता है। और एंसिलरी को हम बोलते हैं अनुसांगिक। क्या बोलते हैं, अनुसांगिक। अनुसंगिक, क्या बोलते हैं ऑफिशियल टर्म में, अनुसंगिक। ये दोस्तों आरएसएसएम भी 2022 के अंदर आया हुआ है, एंसिलरी। ठीक है, ANCILLARY, अनुसंगिक। अब दोस्तों जब तुम किसी दस्तावेज में और अधिक जानकारी जोड़ते हो दोस्तों, तो वो जो जानकारी आपके द्वारा जोड़ी गई है वो अनेक्स्चर कहलाती है। क्या दोस्तों, क्या कहलाती है, अनेक्स्चर। आपने कई बुकों में भी अनेक्स्चर देखा होगा, और अनेक्स्चर को हिंदी में बोलते हैं संलग्न या परिशिष्ट। क्या बोलते हैं, संलग्नक या परिशिष्ट। अब आते हैं दोस्तों अमेंडमेंट पर। जब आपको पता है कोई कानून या नीति में या किसी दस्तावेज में सुधार किया जाता है तो हम वास्तव में उसमें क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। और अमेंडमेंट का ऑफिशियल टर्म होता है दोस्तों संशोधन। क्या होता है, संशोधन। ये सीईटी 2024 के अंदर आया हुआ है दोस्तों। जब तुम किसी महत्वपूर्ण बात पर जानकारी देते हो तो तुम सीधी सी बात कर रहे हो कि अनाउंस कर रहे हो। क्या कर रहे हो, अनाउंस का ऑफिशियल टर्म होता है घोषणा करना। क्या करना, घोषणा करना। एनुअल जो हर साल होता है उसे हम एनुअल कहते हैं। क्या बोलते हैं, एनुअल। और एनुअल का ऑफिशियल टर्म बात करें तो वार्षिक होता है। अगर आपको कोई फैसले को रद्द करना है तो उसे एनुअल कहेंगे। क्या कहेंगे, एनुअल। एनुअल यानी रद्द करना। मीनिंग का याद रखना दोस्तों, ANNUL। और एनुअल का होता है ANNUAL। ध्यान रखना, ए का ही अंतर है दोस्तों, एल से पहले ए, एनुअल। और एन अगर आपने हटा दिया तो एनुल, एनुल यानी रद्द करना होता है। अब दोस्तों आइए अब चलते हैं और सरल चीजों पर। जब कोई भी कंपनी अपने पूरे साल की रिपोर्ट लेकर आती है तो उसे हम कहते हैं एनुअल ऑडिट। क्या बोलते हैं, एनुअल ऑडिट। एनुअल ऑडिट का मतलब होता है वार्षिक अंकेक्षणा प्रतिवेदन। क्या होता है हमारे ऑफिशियल टर्म के अंदर, वार्षिक अंकेक्षणा प्रतिवेदन। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, एक कंपनी अपने पूरे साल का हिसाब किताब करती है तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं ऑफिशियल टर्म के अंदर, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। अब दोस्तों अब हर साल की अगर आपको समीक्षा करनी है तो वो कहलाएगी दोस्तों एनुअल रिव्यू। क्या कहलाएगी, एनुअल रिव्यू।
एनुअल रिव्यू की बात करें तो वार्षिक समीक्षा कहलाएगी दोस्तों। क्या कहलाएगी? वार्षिक समीक्षा। अगर किसी सिस्टम के साथ अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे हम कहते हैं एनोमली। एनोमली यानी असंगति। ऑफिशियल टर्म के अंदर क्या होता है? एनोमली। ANOMALY। एनोमली मतलब असंगति होना। असंगति, आप जब एरर आ जाती है ना दोस्तों, तो एरर का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपने लैपटॉप चलाया तो कोई आपने डाटा गलत फिल्ड कर दिया, तो आपको कोडिंग वाले आसानी से समझ जाएंगे इस टर्म को। एनोमली मतलब असंगति होता है, आप याद कर सकते हैं। जो दोस्तों पहले से हुआ हो वो एंटीसीडेंट कहलाता है, और एंटीसीडेंट को आप ऑफिशियल टर्म में क्या कहते हैं? पूर्वव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ववत कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ववत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम दोस्तों, जो चीजें पहले से अनुमान हो वो क्या कहलाएगी दोस्तों? एंटीसिपेटेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एंटीसिपेटेंट। ये मैंने आपको फोनेटिक्स दिया हुआ है, और एंटीसिपेटेंट का आपको ऑफिशियल टर्म क्या होगा दोस्तों? प्रत्याशित होगा। क्या होगा? प्रत्याशित होगा। अब आपको एक और वर्ड हाइपोथेसिस से स्टार्ट करते हैं। जो खर्च पहले से अनुमानित हो उसे एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर कहते हैं, और इसे हम ऑफिशियल टर्म के अंदर क्या कहेंगे? प्रत्याशित व्यय। एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं? प्रत्याशित व्यय। अब दोस्तों हम एक और कल्पना करते हैं। जो पैसा पहले से अनुमानित किया गया हो उसे हम एंटीसिपेटेड रेवेन्यू कहते हैं। एंटीसिपेटेड रेवेन्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? और इसे हम ऑफिशियल टर्म के अंदर प्रत्याशित राजस्व कहते हैं। रेवेन्यू से याद रख सकते हो आप। रेवेन्यू को हम कहते हैं वास्तव में राजस्व, और आपको पता है एंटीसिपेटेड का तो हम पहले ही याद कर चुके हैं। ठीक है, प्रत्याशित। अब दोस्तों आइए, अगर किसी फैसले से अगर आप खुश नहीं हैं, तो खुश नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। अपील कर सकते हैं दोस्तों। अपील को हम ऑफिशियल टर्म के अंदर अपील ही कहते हैं। अब दोस्तों एक नया वर्ड आ जाता है। अगर तुम्हारा कोई कोर्ट में मामला चल रहा है और मामले को अलग दल द्वारा अब फैसला करने का निर्णय लिया गया, तो आप कहेंगे कि अपील डिवीजन है का अपील डिवीजन को प्रेषित कर दिया है। अपील डिवीजन का मतलब होता है अपील प्रभाग। क्या होता है? अपील प्रभाग। अब दोस्तों अगर तुम कोर्ट में उपस्थित अपीयर हो रहे हो, तो यानी तुम उपस्थित हो रहे हो। अपीयर का मतलब होता है उपस्थित होना या प्रतीत होना। क्या होता है? उपस्थित होना या प्रतीत होना। जो किसी फैसले के खिलाफ अपील कर रहा हो तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? अपीलेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? अपीलेंट कहलाता है। अपीलेंट का अर्थ होता है अपीलार्थी। क्या होता है? अपीलार्थी। अगर आपको कोई दस्तावेज है और उसके साथ अतिरिक्त जानकारी आपने जोड़ी है तो वो क्या कहलाएगा? अपेडेज कहलाएगा। अपेंडेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपेंडेज कहलाएगा। और अपेंडेज को आप क्या बोलेंगे? संलग्नक बोलेंगे ऑफिशियल टर्म में। अपेंडेज को बोलेंगे आप संलग्नक। क्या बोलेंगे? अपेंडेज को बोलेंगे संलग्नक। अब दोस्तों अगर आपके साथ अगर किसी किताब के अंत में कोई जानकारी दी हुई है तो आप कहेंगे वो कि अपेंडिक्स है भाई। ये तो क्या है? ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स यानी होता है दोस्तों परिशिष्ट। क्या होता है? परिशिष्ट होता है। जब कोई नियम या कानून किसी पर लागू हो तो वो एप्लीकेबिलिटी होती है दोस्तों। क्या होती है? एप्लीकेबिलिटी होती है। एप्लीकेबिलिटी को आप बोलते हैं हमारे ऑफिशियल टर्म के अंदर प्रयोज्यता या लागू होना। क्या बोलते हैं हम? प्रयोज्यता या लागू होना। जो नौकरी के लिए आवेदन करता है वो वास्तव में दोस्तों क्या होता है? एप्लीकेंट होता है। जैसे हम किसी फॉर्म को भरते हैं तो हम होते हैं आवेदक, अर्थात एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का ऑफिशियल टर्म हो गया आवेदक। अब दोस्तों जो थ्योरी वास्तविक जीवन में आपने इस्तेमाल की है वो कहलाता है अप्लाइड थ्योरी कहलाता है। और अप्लाइड को बोलते हैं हम ऑफिशियल टर्म के अंदर प्रयुक्त या व्यवहारिक। प्रयुक्त या व्यवहारिक। क्या बोलते हैं अप्लाइड को? प्रयुक्त या व्यवहारिक। जब तुम किसी जगह नौकरी के लिए जब आवेदन करते हो तो दोस्तों वास्तव में तुम करते हो अप्लाई। अप्लाई को बोलते हैं हम आवेदन पत्र या लागू होना। आवेदन पत्र या लागू होना। अब दोस्तों चलते हैं हम अपॉइंटमेंट की तरफ। दोस्तों जब किसी व्यक्ति को किसी पद पर नियुक्त किया जाता है तो अपॉइंटी कहलाता है। अपॉइंटी मतलब नियुक्त व्यक्ति। अपॉइंटी मतलब नियुक्त व्यक्ति। ठीक है, अपॉइंट का ऑफिशियल टर्म हो गया नियुक्त व्यक्ति।
जो व्यक्ति किसी को नियुक्त करता है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जब आपकी जॉब लगेगी तो आपको अपॉइंट करने के लिए बुलाया जाएगा और जो अपॉइंट किया जाएगा वो अपॉइंट प्राधिकारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहलाएगा। जो किसी को पद पर नियुक्त किया जाता है, तो यदि किसी को पद पर नियुक्त किया जाता है तो दोस्तों वो कहलाता है अपॉइंटमेंट। क्या कहलाता है? अपॉइंटमेंट कहलाता है। और अपॉइंटमेंट को बोलते हैं हम दोस्तों नियुक्ति। नियुक्ति क्या बोलते हैं? अपॉइंटमेंट को ऑफिशियल टर्म में नियुक्ति। जो किसी चीज के मूल्य या गुणवत्ता को जांचते हो तो हम वास्तव में उसे क्या करते हैं? अप्रेज करते हैं। क्या दोस्तों? क्या करते हैं? अप्रेज। अप्रेज यानी ऑफिशियल टर्म के अंदर होता है मूल्यांकन। क्या होता है? मूल्यांकन होता है दोस्तों। अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन। अगर तुम्हें किसी का काम पसंद आता है तो तुम उसकी तारीफ करते हो, वो एप्रिसिएशन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का ऑफिशियल टर्म हो गया हमारे पास सराहना का। सराहना। एप्रिसिएशन का मतलब हो गया सराहना। जो व्यक्ति किसी काम को सीखता है वो वास्तव में अप्रेंटिस कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? शिक्षु। अप्रेंटिस यानी शिक्षु, सीखने वाला। जब सरकार या किसी संस्था किसी खास उद्देश्य के लिए धन आवंटित करवाती है तो दोस्तों वो एप्रोप्रिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो एप्रोप्रिएशन कहलाता है। और एप्रोप्रिएशन को आप क्या बोलते हैं? विनियोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? विनियोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? विनियोजन कहते हैं। दोस्तों मैं आपको इस पीडीएफ को प्रोवाइड करवा दूंगा हमारे इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे, तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर किसी योजना को मंजूरी मिल जाती है ना तो हम सीधा कहेंगे उसकी उसे अप्रूवल मिल गया। क्या मिल गया? अप्रूवल मिल गया। और अप्रूवल को हम ऑफिशियल टर्म के अंदर कहते हैं अनुमोदन। क्या बोलते हैं? अनुमोदन। और दोस्तों जब तुम किसी चीज को मंजूरी दे देते हो तो वास्तव में तुम क्या करते हो? अप्रूव। अप्रूव मतलब अनुमोदन करना। अप्रूव यानी अनुमोदन करना। ठीक है। अब अप्रूव्ड की बात करें तो अप्रूव्ड होता है अनुमोदित ठेकेदार या अनुमोदित संविदाकार। ठीक है, ये आप याद कर सकते हो। अगर दो पक्ष के अंदर विवाद है और सहमत नहीं होते हैं तो हम कहेंगे कि उनके बीच क्या करवा दो? एक पंच फैसला करवा दो, अर्थात आर्बिट्रेशन करवा दो। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है पंच फैसला। क्या होता है? पंच फैसला। आर्बिट्रेशन यानी पंच फैसला। ठीक है। आर्बिट्रेशन का ऑफिशियल टर्म हो गया हमारे पास पंच फैसला। अगर किसी को कोई बकाया भुगतान करना हो तो वो एरियर्स कहलाएगा दोस्तों। एरियर्स कहलाएगा। क्या होगा? एरियर्स। एरियर्स की मीनिंग आपको याद रखनी है, ARREARS, एरियर्स। ठीक है। एरियर्स यानी होता है बकाया। एरियर्स यानी होता है बकाया। अब दोस्तों आर्टिकल के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। आर्टिकल का मतलब होता है संविधान का अनुच्छेद, वस्तु या नियम। ऊपर पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट हो गया है शायद। जब कोई बात सामान्य तौर पर लागू की जाती है तो दोस्तों हम कहेंगे उसे एज ए जनरल रूल। क्या कहेंगे? एज ए जनरल रूल। और एज ए जनरल रूल का ऑफिशियल टर्म हो गया सामान्यता। क्या हो गया? सामान्यता। ठीक है। अगर कोई काम स्वाभाविक रूप से होता है तो उसे एज ए मैटर ऑफ कोर्स कहा जाता है। एज ए मैटर ऑफ कोर्स कहा जाता है। एज ए मैटर ऑफ कोर्स कहा जाता है, अर्थात स्वभावतः। क्या कहेंगे हम? स्वभावतः कहेंगे। अगर दोस्तों एक कल्पना कीजिए, अगर तुम किसी चीज को पूरे रूप में देखते हो तो एज ए होल कहते हैं। एज ए होल कहते हैं। एज ए होल कहते हैं। एज ए होल का मतलब हो गया दोस्तों समस्त रूप से या पूर्ण रूप से आपने देखा है उसे। एज ए होल हो, एज ए होल अर्थात पूर्णतः देखा है आपने। क्या देखा है? पूर्णतः। जो पहले कहा गया हो उसे एज ए अफोरसिड कहा जाता है। एज ए अफोरसिड, यथा या पूर्वोक्त। पूर्वोक्त, यथा या पूर्वोक्त। ठीक है। तो आप इसको भी याद आसानी से कर सकते हैं। जब तुम एक हाइपोथेसिस, दोबारा, जब तुम किसी चीज की जांच करते हो या निश्चित करते हो तो तुम क्या करते हो? वास्तव में असर्टेन करते हो। क्या करते हो? असर्टेन करते हो उसे, अर्थात तो सुनिश्चित करते हो या मालूम करते हो। क्या करते हो? उसे सुनिश्चित करते हो या उसका मालूम करते हो। अब दोस्तों हमारे नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगर तुम जो निर्देश दिए थे उनके अनुसार काम किया है तो एज ए डायरेक्टेड कहलाओगे तुम। क्या कहलाओगे? निर्देशानुसार। क्या कहलाओगे? निर्देशानुसार। क्या कहलाओगे? एज ए डायरेक्टेड
मतलब निर्देशानुसार हो गया दोस्तों हमारे ऑफिशियल टर्म के अंदर। अगर तुम किसी काम को जल्दी से जल्दी करवाना चाहते हो तो आप कहोगे एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल, यथा शीघ्र इसका ऑफिशियल टर्म हो गया। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वर्ड पर। जब तुम कुछ सूचीबद्ध करते हो और तुम कहते हो एज फॉलो, एज फॉलो, एज फॉलो मतलब निम्नलिखित, क्या होता है ऑफिशियल टर्म के अंदर, निम्नलिखित। जो सच में होता है उसे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कहते हैं दोस्तों, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कहते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट की बात करें, वस्तुतः या यथार्थ, हम क्या कहते हैं, वस्तुतः या यथार्थ करते हैं, कहते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ करना कठिन है तो तुम कहोगे एज मे, एज मे, एज मे बी कंसिडर्ड एक्सपेंडिएट, क्या कहलाओगे, कहोगे एज मे बी कंसिडर्ड एक्सपेंडेट। ठीक है, तो जैसा कि उचित प्रतीत हो वैसा कर लो भाई। अब नेक्स्ट वर्ड की जब हम बात करें दोस्तों, एज ए मॉडिफाइड, अर्थात हम इसको वही कल्पना से करेंगे। अगर कुछ बदला गया है तो उसे हम कहेंगे एज मॉडिफाइड, क्या कहेंगे, एज मॉडिफाइड। एज मॉडिफाइड का मतलब हो गया यथा संशोधित, यथा परिवर्तित, एज MODIFIDE। ठीक है, एज प्रपोज्ड। अगर दोस्तों आपको किसी चीज को प्रस्तावित, पहले से ही प्रस्तावित किया गया है तो एज प्रपोज्ड कहलाएगा आपका। एज प्रपोज्ड का मतलब हो गया आपका दोस्तों प्रस्ताव के अनुसार, क्या हो गया दोस्तों, प्रस्ताव के अनुसार। ठीक है, जो प्राप्त हुआ उसे यथा प्राप्त कहते हैं। एज रिसीव्ड, क्या बोलते हैं हम, एज रिसीव्ड कहते हैं, एज रिसीव्ड कहते हैं, यथा प्राप्त एज रिसीव्ड कहते हैं। एज दी केस में बी, यथा स्थिति कहते हैं, एज दी केस में बी, इसको कहते हैं हम यथा स्थिति, अर्थात जो स्थिति के अनुसार हो उसके अनुसार काम कर लेना। एज द डिस्पोजल ऑफ, मतलब इसे कहेंगे के अधीन, एज द डिस्पोजल ऑफ, एज द डिस्पोजल ऑफ, के अधीन, ध्यान रखना दोस्तों, के अधीन। एज यूजुअल का मतलब होता है दोस्तों नित्यवत, क्या होता है, एज यूजुअल का मतलब होता है नित्यवत। ठीक है, अगर तुमने सहमति दे दी तो तुमने वास्तव में क्या दे दिया, असेंट दे दिया अपना, क्या दे दिया, असेंट दे दिया। असेंट का मतलब ऑफिशियल टर्म में होता है अनुमति, अनुमति क्या होता है, अनुमति। अब दोस्तों आपने अगर किसी चीज का मूल्य या स्थिति तय कर दी जाती है तो असेस्ड कहलाता है, क्या कहलाता है वो, असेस्ड कहलाता है। असेस्ड मतलब होता है निर्धारित, असेस्ड यानी होता है निर्धारित करना, असेस्ड यानी होता है निर्धारित करना। जो मूल्यांकन करता है उसे दोस्तों हम कहते हैं असेसर, क्या बोलते हैं हम उसे, असेसर। और असेसर का ऑफिशियल टर्म हो गया हमारा निर्धारक। ध्यान रखना दोस्तों, निर्धारित का ईडी लगा हुआ है और असेसर का ASSESSOR। ठीक है, ये हमारा असेसर हो गया। असेसर का मतलब होता है निर्धारक। ठीक है, असेसर का ऑफिशियल टर्म हो गया निर्धारक। जो आपके पास संपत्ति है ना दोस्तों वो कहलाती है असेट, और असेट को हम ऑफिशियल टर्म के अंदर कहते हैं परिसंपत्ति या अस्तियां, परिसंपत्ति या अस्तियां। अब दोस्तों चलते हैं हमारे नए हाइपोथेसिस पर। जब तुम किसी काम को किसी को सौंपते हो तो वास्तव में तुम क्या करते हो, असाइन कर रहे हो, क्या असाइन कर रहे हो, असाइन कर रहे हो। असाइन का मतलब होता है सौंपना या समनुदेशित करना, सौंपना या सम अनुदेशित करना। असाइंड का मतलब होता है सम अनुदेशित करना, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों जो तुम्हारी सहायता करता है ना वो तुम्हारा कहलाता है असिस्टेंट कहलाता है। असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक, असिस्टेंट का मतलब होता है दोस्तों सहायक, सहायक। ठीक है, जब कई लोग मिलकर काम करते हैं तो वो एसोसिएशन बनाते हैं दोस्तों, क्या बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं। और एसोसिएशन को आपको पता है ऑफिशियल टर्म के अंदर कहते हैं संघ। जब तुम किसी चीज को मान लेते हो तो तुम क्या कर रहे हो, वास्तव में अज्यूम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अज्यूम। अज्यूम का मतलब होता है ग्रहण करना या कल्पना करना, क्या करना, ग्रहण करना या कल्पना करना। अब जब दोस्तों आप अगर नया कार्यभार बनाए हो, अजम्पशन ऑफ चार्ज कहते हैं, तो दोस्तों उसे हम अजम्पशन ऑफ चार्ज को ऑफिशियल टर्म में कहेंगे भार ग्रहण, क्या कहेंगे हम, भार ग्रहण करना। एट पार, एट पार का मतलब जब दो चीजें समान मूल्य की हो तो उसे हम कहते हैं सममूल्य। सममूल्य का मतलब हो गया एट पार। ठीक है, एट दी डिस्क्रेशन ऑफ, ठीक है,
अर्थात ये हो गया दोस्तों हमारा विवेक अनुसार ऑफिशियल टर्म में हमने राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों को पढ़ा था, तब वहां भी आप हमने देखा था। देखिए दोस्तों, जो संगठन के काम करने के लिए जुड़ा हो उसे हम कहते हैं अटैची। क्या बोलते हैं? अटैची। जो संगठन के काम करने के लिए जुड़ा हो उसे अटैची कहते हैं। अटैची का मतलब हो गया दोस्तों सहचरी। तो आपको पता है पहले आपको कई व्यक्ति थे जो अटैची लेकर चलते थे और उसी से ही बना है ये अटैची। अटैची मतलब सहचारी। क्या होता है? अटैची मतलब सहचारी होता है। दोस्तों, जब कोई आप दस्तावेज को प्रमाणित करते हो तो अटेस्टेशन कहलाता है दोस्तों। वो क्या कहलाता है? अटेस्टेशन कहलाता है। अटेस्टेशन का मतलब होता है अनुप्रमाणन या अनुपालन या साक्ष्यांकन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऑफिशियल टर्म, ये आरएसएसएम भी 2024 में आया भी हुआ है। दोस्तों, अटॉर्नी जनरल कानूनी सलाहकार होता है सरकार का, और आपको पता है कानूनी सलाहकार को हम कहते हैं महान्यायवादी। क्या होता है? महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, सरकार के जनरल जो मुद्दे होते हैं कानूनी, उनको कौन संभालता है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी। न्याय कहां पर करेगा? न्याय से आप याद कर सकते हैं कि ये कानून से संबंधित चीजें हैं। जब किसी कंपनी का जो वित्तीय खातों की जांच होती है ना, उसे कहते हैं ऑडिटेड अकाउंट। ऑडिटेड अकाउंट अर्थात हम इसे ऑफिशियल टर्म में के अंदर कहेंगे परीक्षित लेखा। क्या कहेंगे हम? परीक्षित लेखा। क्या कहेंगे? परीक्षित लेखा। अगर दोस्तों कोई आपके पास असली हो या सच्ची चीज हो तो हम उसे कहते हैं ऑथेंटिक। क्या बोलते हैं? ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है दोस्तों प्रामाणिक। क्या बोलेंगे हम उसे? प्रामाणिक कहेंगे। जब किसी को अधिकार दिया जाता है तो दोस्तों वो कहलाता है ऑथराइजेशन। क्या कहलाता है? ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब होता है दोस्तों प्राधिकार। क्या होता है? प्राधिकार। ऑथराइजेशन का मतलब होता है दोस्तों प्राधिकार देना। क्या होना? प्राधिकार देना। जब हम दोस्तों अथॉरिटी की बात करते हैं तो अथॉरिटी के लिए हमको याद करना है दोस्तों कि प्राधिकार या प्राधिकरण। अथॉरिटी को हम क्या कहेंगे? प्राधिकार या प्राधिकरण। अथॉरिटी को हम कहेंगे प्राधिकार या प्राधिकरण। जो स्वतंत्र रूप से काम करता है ना दोस्तों, उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस को बोलते हैं हम स्वायत्त। क्या बोलते हैं हम? स्वायत्त। क्या बोलते हैं? स्वायत्त। जो दोस्तों कुछ नहीं करना हो या उससे परहेज करना हो तो उसे हम कहते हैं अवॉइड करो भाई, इसको अवॉइड करो। क्या करो? इसे अवॉइड करो। और अवॉइड का हम ऑफिशियल टर्म की जब हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं वर्जन करना। क्या बोलते हैं? वर्जन करना। जो बचाया जा सके उसे बोलते हैं अवॉइडेबल कहते हैं। अवॉइडेबल बोलता है परिहार्य। अवॉइडेबल यानी परिहार्य। ठीक है, ऑफिशियल टर्म क्या हो गया दोस्तों हमारा? अवॉइडेबल यानी परिहार्य। अब दोस्तों हमारा लास्ट आ जाता है ए से स्टार्ट होने पर अवार्ड। अवार्ड को बोलते हैं हम पंचाट। पंचाट या पंच निर्णय। ठीक है, अवार्ड को हम पंचाट या पंच निर्णय भी बोलते हैं, हालांकि पुरस्कार भी बोलते हैं या फैसला भी कई बार बोला जा सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे लगभग सभी ए से प्रारंभ होने वाले 152 हमारे ऑफिशियल या टेक्निकल टर्म, जिसे हम हिंदी में परिभाषिक शब्दावलियां कहते हैं, और इनको हमने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिया है। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।